गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग पर्यावरण प्रदूषण डिस्कस कर रहे थे और पर्यावरण प्रदूषण में भी हमने वायु प्रदूषण को शुरू किया हुआ है और वायु प्रदूषण को जो महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक थे उनकी बात किया हमने। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वायु प्रदूषक थे जो वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन के कारण यानी जिनकी मात्रा में वायुमंडल में अवांछनीय रूप से परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था, तो आप कह सकते हैं कि प्रदूषण की स्थिति हो रही थी। इनकी हमने बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में। तो कल लास्ट में हमने पार्टिकुलेट मैटर्स को डिस्कस किया हुआ है, जो धूल कण होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं धूल के कण या पार्टिकुलेट मैटर्स। हमने पार्टिकुलेट मैटर्स डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रकाश रासायनिक कोहरा। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, प्रकाश रासायनिक धुंध अथवा प्रकाश रासायनिक कोहरा। प्रकाश रासायनिक धुंध। फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक, देखिए, सबसे पहले जो फोटोकेमिकल स्मॉग है या प्रकाश रासायनिक धुंध है, 1940 में यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में संज्ञान में आया था या देखा गया था। कहां पर देखा गया था? सबसे पहले 1940 में ये आया था यूएसए के कहां, तो आप कह सकते हैं लॉस एंजल्स शहर में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसे लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉस एंजल्स स्मॉग, तो समझ जाइएगा कि पूछना चाह रहा है किसके बारे में? फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में या प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। जो प्रकाश रासायनिक धुंध है, प्रकाश रासायनिक धुंध के बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल कह सकते हैं हम, या सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो दो होते हैं। एक तो इसके लिए आवश्यक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का होना और दूसरा आवश्यक है हाइड्रोकार्बन का होना। हाइड्रोकार्बन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हमने डिस्कस किया हुआ है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में कल मैंने आपसे बताया था, बात की थी। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी उत्पत्ति होती है जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से। तो ये जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम से हाइड्रोजन और कार्बन के मिले हुए यौगिक होते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन युक्त यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इनकी उत्पत्ति होती है कैसे? तो आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप ये वायुमंडल में मुक्त होते हैं। अब जो पूरी प्रोसेस होती है कैसे होती है इसको समझते हैं पहले हम लोग। तो देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए सबसे जो मैंने क्या बताया आवश्यक अवयव, या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। प्रोसेस जो शुरू होती है, इसकी शुरुआत होती है इंजन के अंदर। तो इंजन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कल मैंने बताया था कि जो वाहन वगैरह हैं, है ना, इन सब के से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक, तो इंजन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती हैं और मिलने के पश्चात ये बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बाहर निकला, तो नाइट्रिक ऑक्साइड आगे चल करके क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर इसको ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, किसको? नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाम लिख लेते हैं हम इसका, इसका नाम है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आगे की प्रोसेस को। मैंने सबसे पहले ये बताया कि इंजन के अंदर क्या हो रहा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिली और नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर वायुमंडल में आया और नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल गया। ऑक्सीजन के इस एक मॉलिक्यूल को के साथ जुड़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आगे की जो कहानी होती है इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये सूर्य की किरणों के प्रभाव से, जिसमें हम कह सकते हैं मेनली किसके प्रभाव से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रभाव से। आगे आपको मैं बताऊंगा कि जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, अब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि सर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को तो ओजोन परत रोक देती है, तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैसे आ गया यहां पर? ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, हम क्षोभ मंडल की निचली परत की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। तो क्षोभ मंडल की निचली परत में फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहां से आ गया? तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, दरअसल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तीन तरह का होता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी के पास सबसे अधिक एनर्जी, फिर बी के पास और फिर ए के पास। तो अल्ट्रावायलेट बी और सी का तो अवशोषण हो जाता है कहां पर? समतापमंडल में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओजोन परत को समझेंगे। लेकिन अल्ट्रावायलेट ए नीचे आता है। ठीक, तो जब सूर्य की किरणों के प्रभाव से बेसिकली उसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इफेक्ट के कारण ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूटता है और इससे ऑक्सीजन का एक एटम फ्री हो जाता है। तो ऑक्सीजन का एक एटम फ्री होता है और टूट जाता है किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में। ठीक, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन का एक एटम फ्री हो गया, ये ऑक्सीजन का एक एटम फ्री हुआ। मॉलिक्यूल और एटम का अंतर आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक बार कि मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या होता है, यानी कि अणु और परमाणु। यह है एक मॉलिक्यूल और यह है एक एटम। अणु जो है तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कहलाता है अणु अथवा मॉलिक्यूल। लेकिन दूसरी तरफ है एटम। एटम क्या है? तो एटम किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। इन दो बातों को ध्यान रखना है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम फ्री हो गया है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर दिया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और साथ साथ ऑक्सीजन का एक एटम फ्री हो गया एटमॉस्फेयर में। अब ये एटम किसी न किसी के साथ जुड़ने की काबिलियत रखता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता बल्कि इसे किसी न किसी के साथ जुड़ना है ना। अब ये खोज करता है कि इसके साथ कौन मिल जाए जिसके साथ ये जुड़ सके। तो ऑक्सीजन के इस एक एटम को
अगर मिल जाती है क्या, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, जो कि आसानी से मिल सकता है क्षोभ मंडल की निचली परतों में, क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं, और क्षोभ मंडल के नीचे की परत में बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो ऑक्सीजन के एक एटम को ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल गया और ये आपस में मिलकर के एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और ये क्या बना रहे हैं, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना लिया O3। और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहां पर बना, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना क्षोभ मंडल की निचली परतों में बन रहा है। इस स्थान पर इस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ओजोन कह रहे हैं हम, तो इसे कहा जाता है ओजोन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल की निचली परत में ये जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है। तो क्षोभ मंडल की निचली परतों में ओजोन बन गया और ये क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कहां पर है यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन समताप मंडल की एक सामान्य विशेषता है। अगर समताप मंडल में ओजोन बन रहा है तो वहां पर क्या है, प्रदूषक नहीं है। लेकिन ये बन कहां पर रहा है, ये बन रहा है क्षोभ मंडल की निचली परतों में, और यहां है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है कहां, तो ये बन रहा है क्षोभ मंडल की निचली सीमा में। और क्षोभ मंडल की निचली सीमा में O3 है एक द्वितीयक प्रदूषक। तो देखिए इस रासायन कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रकाश की अभिक्रिया हुई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी क्रिया हो रही है। और है कौन सी क्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, तो सौर कौन सी प्रक्रिया हो गई, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण, इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या हो रहा है, इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के एक परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, एक द्वितीयक प्रदूषक के रूप में ओजोन बन रहा है। अब दूसरी तरफ समझते हैं बात को, क्या है, क्लास चल रही है ना। अब ये बन रहा है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रही है। अब इसकी कहानी समझते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ होता क्या है दरअसल। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब मिल जाते हैं हाइड्रोकार्बन, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, इन सब के साथ जुड़ करके पुनः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट भी बनता है। तो इसके साथ साथ बनता है PAN, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या कह रहे हैं इसे, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पराक्सी एसिटाइल या एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, इस स्थान पर हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर और किसके साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ बन रहा है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बारे में समझते हैं। तो ये है एक द्वितीयक प्रदूषक, क्या है, एक
द्वितीयक प्रदूषक है। क्यों? क्योंकि ये है एक पीली भूरी धुंध, तो एक प्रकार की पीली भूरी धुंध बन जाती है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की पीली भूरी धुंध बन गई। और ये जो पीली भूरी धुंध है, ये पीली भूरी धुंध ही पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है या पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, और ये है एक प्रकार का सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक है। अब ये पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पीली भूरी धुंध जो बन रही है, ये इसे अगर मिल जाए जलवाष्प, तो यह वायुमंडल में उपस्थित है। क्या जलवाष्प उपस्थित है आसानी से। यहां पर उपस्थित है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर उपस्थित है सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पर उपस्थित है पार्टिकुलेट मैटर। ये जो पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पीली भूरी धुंध किसके साथ मिलकर के, जलवाष्प के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड अथवा पार्टिकुलेट मैटर्स, इन सब के साथ मिल करके एक घना धुंध बना लेती है। क्या बना लेती है? एक घना धुंध बना लेती है। इन सब के साथ मिक्स होती है और इन सब के साथ मिल करके एक घना धुंध बनाती है। और जो ये घना धुंध बनता है, इस घने धुंध को ही कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है प्रकाश रासायनिक कोहरा अथवा प्रकाश रासायनिक धुंध, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रहे। तो मुख्य रूप से फोटोकेमिकल स्मॉग के बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है? फोटोकेमिकल स्मॉग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश में ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टूट रही है, और एक द्वितीयक प्रदूषक ओजोन भी बन रहा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रही है, और ये सारी प्रक्रिया हो रही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है? ये जो पीली भूरी धुंध बनी, ये जलवाष्प के साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, है ना, पार्टिकुलेट मैटर के साथ, इन सब के साथ आपस में मिलकर के एक घना कोहरा बना रही है, घना धुंध बना रही है, जिसे हम प्रकाश रासायनिक धुंध कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब ये प्रकाश रासायनिक धुंध बन गया, तो प्रकाश रासायनिक धुंध बनने के कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका अगर प्रभाव की बात करें, प्रकाश रासायनिक धुंध के प्रभाव की अगर बात करें, तो प्रकाश रासायनिक धुंध के कारण नेत्र में उत्तेजना पैदा हो सकती है। क्या हो सकता है? इसके कारण नेत्र में उत्तेजना पैदा हो जाती है। फोटोकेमिकल स्मॉग अगर बहुत ज्यादा बनेगा, फोटोकेमिकल स्मॉग अगर बन रहा है, तो विटामिन डी का उत्पादन प्रभावित होता है। कैसे? तो नकारात्मक रूप से विटामिन डी का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। वायुमंडल में फोटोकेमिकल स्मॉग बना हुआ है, श्वसन तंत्र में शामिल हो जाएगा, श्वसन के माध्यम से सांस लेकर के अंदर जाएगा, और अंदर जाकर एल्व्यूलाई को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक, तो ये क्या करता है? ये श्वसन के माध्यम से अंदर जाता है, और श्वसन के माध्यम से क्या करेगा? फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर सकता है। और आप जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्व्यूलाई है। एल्व्यूलाई को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, और क्या हो सकता है?
तो इसके साथ साथ एम्फीसीमा और एस्फेक्सिया जैसे रोग होते हैं। तो इसके प्रभाव से क्या हो सकता है? एम्फीसीमा और एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया जैसे डिजीज हो सकते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रभाव से पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है, और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट को क्षतिग्रस्त करता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्षतिग्रस्त करता है, और क्लोरोप्लास्ट को क्षतिग्रस्त करने से लीफ मोटलिंग होती है, और लीफ मोटलिंग होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है। तो इससे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कम होती है। साथ साथ वनस्पतियों में एंजाइम की कार्यप्रणाली को यह नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या? ये एंजाइम की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, और इन सब के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक यातायात को भी प्रभावित करता है। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या? कि ये इलेक्ट्रॉनिक यातायात को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो फोटोकेमिकल स्मॉग बन रहा है, जो प्रकाश रासायनिक कोहरा बन रहा है, कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में समझना, जानना, क्योंकि बार बार यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। द्वितीयक पोल्यूटेंट जो बन रहे थे, ओजोन, जो कि पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इनके बारे में भी आप लोग जान चुके हैं अब। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इनमें भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये था फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं क्लासिकल स्मॉग के बारे में, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग को तो हम लॉस एंजल्स स्मॉग कहते हैं, कह रहे हैं। ऐसे ही एक होता है क्लासिकल स्मॉग। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। हालांकि प्रश्न शायद एक बार पूछा है पीसीएस, यूपी पीसीएस ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये यूपीएससी ने पूछा है, दो में से किसी ने पूछा है। तो थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। क्या नाम है? क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग जो है लंदन में 1952 में सबसे पहले संज्ञान में आया था। कहां पर? लंदन में 1952 में। इसलिए इसे क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल स्मॉग के लिए रॉ मटेरियल होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए क्या था रॉ मटेरियल? आप कहेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ये बना लेता है क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके साथ मिलकर के? ठंड और अगर मान लीजिए नम मौसम हो, ठंडा मौसम हो और नम मौसम हो, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, ठीक है ना, तो कोल्ड और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर अगर है, ठंड और नम मौसम है, तो ये मिल जाता है किसके साथ? H2O, जल वाष्प के साथ। और जल वाष्प के साथ मिलकर
हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड बनाकर बनने के बाद एक कोहरा सा छा जाता है, और इस कोहरे को ही कहा जाता है क्या? क्लासिकल स्मॉग। तो क्लासिकल स्मॉग में जो ध्यान रखने वाली बात है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग से कैसे अंतर है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है जब सूर्य प्रकाश उपस्थित होगा, यानी धूप निकली हुई होगी, तेज धूप होगा। बदले में जो क्लासिकल स्मॉग है दूसरा, फोटोकेमिकल स्मॉग में महत्वपूर्ण था क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहां पर क्या है? इस स्थान पर रॉ मटेरियल है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड बनता है, और हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड का ही जो स्मॉग बन रहा होता है, हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड के स्मॉग को से बना हुआ जो स्मॉग है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं? तो हम इसे ही कह रहे हैं क्लासिकल स्मॉग। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वायु प्रदूषण में। और वायु प्रदूषण में अगला जो टॉपिक है उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप हेडिंग लगाइएगा क्या? अम्ल वर्षा। ठीक। अम्ल वर्षा अथवा एसिड रेन। देखिए, सबसे पहले जानना तो जरूरी है अम्ल क्या है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पीएच स्केल का। क्या? पीएच स्केल के बारे में आपने सुना होगा। पीएच स्केल दरअसल क्या है? किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को मापने का एक स्केल है। किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को मापने का स्केल है। पीएच इक्वल टू होता है -log-H+। तो अगर आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो 1/log-H+ हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक ही पीएच स्केल कहलाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक ही क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। कैसे? अगर पीएच स्केल निकालने की बात की जाए, साइंस में आप लोग इसको पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, क्या होता है? तो ये पीएच स्केल इक्वल टू होता है -log-H+। तो इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो 1/log-H+ आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कंक्लूजन। क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक ही कहलाता है पीएच स्केल। और सरल भाषा में, अगर हम एकदम सरल भाषा में कहना चाहें तो क्या है पीएच स्केल? किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता के मापन करने का जो स्केल है उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। तो इतना सिंपल सी भाषा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत है नहीं जीएस में। अब देखिए, पीएच स्केल में क्या होता है कि अगर पीएच स्केल की वैल्यू कितनी हो, तो पीएच स्केल की वैल्यू अगर 7 से कम हो, तो 7 से अगर क्या हो? कम हो। और दूसरी तरफ होता है क्या? 7 से अधिक हो। तो अगर 7 से कम होती है तो हम कहते हैं कि विलयन कैसा है? अम्लीय है अथवा एसिडिक है। दूसरी तरफ अगर इसकी वैल्यू 7 से अधिक होती है तो हम कहते हैं कि विलयन कैसा है? क्षारीय है। ठीक है, अल्कलाइन है। तो जब कभी किसी विलयन में पीएच की वैल्यू या पीएच स्केल की वैल्यू कितनी हो, 7 से कम है, तो हम कह रहे हैं कि विलयन अम्लीय प्रकृति का है। और अगर 7 से अधिक है तो हम कह रहे हैं कि विलयन कैसा है? विलयन है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है,
अब देखिए, बात करते हैं हम अम्ल की। तो अम्ल क्या होता है? तो अम्ल, आर्हेनियस साहब ने कहा था कि ऐसा यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, अम्ल कहलाता है। तो आर्हेनियस साहब ने कहा था, तो इसे आर्हेनियस का नियम भी कहते हैं। क्या? कि ऐसा यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन दे, अम्ल कहलाता है। सिंपल भाषा हमें याद रखनी हो तो हम क्या कह सकते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल क्या है? हम ध्यान रखेंगे कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर कोई विलयन है क्या? अम्ल है। तो अम्ल के लिए ध्यान रखना है क्या? पहली बात तो हम ध्यान रखेंगे कि जल में घुलेगा तो H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य होता है। साइंस में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अम्ल सिंपल यहां पर क्या है? हम यहां पर जान रहे हैं कि ये स्वाद में खट्टा होगा, ये जान लिया। ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल, सिरका, जैसे एक अम्ल होता है उसका नाम है क्या? एसिटिक अम्ल। ये पाया जाता है आपके कहां पर? सिरका में। ठीक है। जैसे कि सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? तो संतरा हुआ, नींबू हुआ, इन सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे दही वगैरह हुआ, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही वगैरह में लैक्टिक होता है। ठीक है। ऐसे ही होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे ही होता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिच्छू के डंक है, उसमें कौन सा पाया जाएगा, दही में क्या पाया जाएगा, साइंस वाली सर आपको पढ़ाएंगे या साइंस वाली क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब यहां पर हम तो अम्ल वर्षा पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर अम्ल बन रहा है, वर्षा के जल के साथ घुल करके आ रहे हैं, और वर्षा के जल की प्रकृति अगर अम्लीय है और इस प्रकार की कोई वर्षा हो रही है, अथवा इस प्रकार की कोई वर्षा हो रही है जिसका पीएच स्केल 7 से कम है, तो ऐसी होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ऐसी अम्लीय वर्षा कैसे हो सकती है? तो ध्यान से समझिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। पहले तो हम समझते हैं वर्षा होगी यानी कि जल तो उपस्थित होगा, H2O होगा, है ना? तो अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ यानी H2O के साथ घुल जाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल बनाती है। H2CO3 बनाती है। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक अम्ल है। पर ध्यान रखना है, जो कार्बोनिक अम्ल है ये वीक एसिड होता है, कमजोर अम्ल है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। तो कार्बोनिक एसिड, तो जब भी वर्षा होगी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो मिली ही है, तो वर्षा के जल के साथ घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर एटमॉस्फेयर में, कल हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो वनस्पतियों के साथ साथ वर्षा भी होगी, तो वर्षा से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में नियंत्रण हो सकता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आए, कौन सा प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं, तो ध्यान रहे, वर्षा की मात्रा, वर्षा की अवधि, ये भी हो सकता है। अगर हम वनस्पति की सघनता एक विकल्प दिया होगा एक पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में वर्षा की मात्रा, वर्षा की अवधि, वर्षा, तो ये भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा? हमने देखा कि जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड वर्षा के जल के साथ घुल करके पृथ्वी की सतह पर आ रहे हैं। लेकिन ये वीक एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। दूसरी तरफ समझते हैं, अगर वायुमंडल में क्या उपस्थित है? सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। क्या मौजूद है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। क्या बनाती है? H2SO3 बना लेती है। सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम है क्या?
सल्फ्यूरस एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये वर्षा की जल के साथ आता है तो वर्षा की जल के साथ आएगा तो वर्षा की जल की अम्लीयता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो वर्षा की जल की प्रकृति अम्लीय होगी और अम्ल वर्षा हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि वायुमंडल में सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मौजूद है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी खतरनाक हो सकता है वर्षा में। ऐसे ही अगर मान लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। यह भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक अम्ल भी। तो हमने देखा कंक्लूजन हमारा क्या निकल रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड हैं, तो ये सब आपस में मिलकर के किसके साथ, वर्षा जल के साथ मिलकर के पृथ्वी पर बरसते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। तो क्या होती है, पृथ्वी पर आते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है। अब अम्ल वर्षा हो रही है और अम्ल वर्षा के कारण अम्लीय प्रकृति का जल पृथ्वी पर आ रहा है। तो जब अम्लीय प्रकृति का जल पृथ्वी पर आएगा तो हम कह सकते हैं कि मृदा की अम्लीयता, मृदा की अम्लीयता को बढ़ा देगा, मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। तो जैसे ही मृदा की अम्लीयता बढ़ेगी वैसे ही मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है इससे मृदा की उत्पादकता कम हो जाएगी। तो उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर अम्ल वर्षा का प्रभाव हो रहा है और अम्ल वर्षा के कारण किसी जलीय निकाय में यह पानी जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा का पानी बह करके जाएगा किसी जलीय निकाय में, और जिस जलीय निकाय में यह पानी जाकर के मिलेगा उस जलीय निकाय की भी अम्लीयता बढ़ा देगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रभाव से जलीय निकाय की अम्लीयता भी बढ़ सकती है, जलीय निकाय की अम्लीयता बढ़ जाएगी, और जैसे ही जलीय निकाय की अम्लीयता बढ़ेगी वैसे ही जल प्रदूषण होगा, और जल प्रदूषण होने से जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो क्या होगा, आप कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा और जलीय जीवों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, जलीय जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण सबसे अधिक तीव्र गति से अगर कोई प्रभावित होता है तो वो प्रभावित होता है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन अम्ल वर्षा के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए लाइकेन को अम्ल वर्षा का प्राकृतिक सूचक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लाइकेन क्या है, अम्ल वर्षा के कारण सबसे तीव्र गति से प्रभावित हो रहा है, और सबसे तीव्र गति से प्रभावित होने के कारण लाइकेन को अम्ल वर्षा का प्राकृतिक
सूचक भी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिए, अम्ल वर्षा हो क्यों रही है? तो आप ये जानते हैं कि अम्ल वर्षा हो रही है जब वायु प्रदूषण हो रहा है, वायुमंडल में जब पोल्यूटेंट आ रहे हैं। और कौन कौन से पोल्यूटेंट? हमने सारा रिएक्शन इधर समझ लिया है। जब वायुमंडल में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड, वायुमंडल में आ रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, वायुमंडल में आ रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जैसे 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 वायुमंडल में कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वायुमंडल में इन सब की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? अम्ल वर्षा के प्रभाव बढ़ने लगेंगे। और अम्ल वर्षा के प्रभाव के कारण सबसे तीव्र गति से नष्ट हो रहा है लाइकेन। तो अगर कभी प्रश्न पूछे कि वायुमंडल का वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या है, और ऑप्शन में अगर लाइकेन रहे तो हमें लाइकेन लगाना है, क्योंकि वायु प्रदूषण होगा और वायु प्रदूषण के कारण क्या होगा? अम्ल वर्षा के प्रभाव बढ़ेंगे, और अम्ल वर्षा का जितना ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? लाइकेन की तीव्र गति से मृत्यु होगी और लाइकेन प्रभावित होगा। तो अगर प्रश्न पूछे कि अम्ल वर्षा का प्राकृतिक सूचक, तब भी लाइकेन लगाना है। अगर प्रश्न पूछे कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक, तब भी हमें लाइकेन ही लगाना है। 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक, अब एक लास्ट पोल्यूटेंट और है, उसको समझ लेते हैं। अभी तो है ना समय सर? अच्छा, ठीक, 2-3 मिनट ना। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंतिम जो पोल्यूटेंट है मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में। मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक गैस है। तो कैसी गैस है? पहले बात तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये है रंगहीन आंसू उत्प्रेरक और अत्यंत जहरीली है। तो रंगहीन है, आंसू उत्प्रेरक है और अत्यंत जहरीली गैस है। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनेट उर्वरक के इस रूप में। तो इसका इस्तेमाल होता है कहां पर? कार्बोनेट उर्वरक बनाने में। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसका जुड़ाव है भोपाल गैस त्रासदी से। तो 2-3 दिसंबर 1984, कब? 1984 की बात है। ये डेट ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था? यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के टैंक में पानी घुस गया था, और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के टैंक में पानी घुस जाने के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हो गया था, और भोपाल में ये गैस लीक हो गई, और लीक होने के कारण बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसे कहा जाता है भोपाल गैस त्रासदी। तो इसका जुड़ाव है किसके साथ? भोपाल गैस त्रासदी के साथ में। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ध्यान रखना है क्या इसके बारे में? सिर्फ भोपाल गैस कांड, ये भी ध्यान रखना है, इसकी डेट भी ध्यान रखनी है,
और कौन सी गैस का स्राव हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो जितने भी एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स थे हमने सारे एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें डिस्कस करना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, और वहां पर सबसे पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में बात करेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में बात करेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया गया जाता है एज अ इंडिकेटर, और कौन कौन से प्रदूषकों को शामिल किया गया है इस सूचकांक में। तो ये 3-4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद 2019 में एक रेगुलेशन लाया गया था, हमने एक पॉलिसी बनाई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, जो 2024 तक का टारगेट रखा गया था। तो कल इन सारी बातों में हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज की बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी डिजीज थी एक एक करके सब डिस्कस किया है। इनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे नाम से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।